कर लेते हैं। ठीक है, विड्रावल ऑफ रिजर्वेशन। आर्टिकल 22 प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन ट्रीटी रिलेशंस। विड्रावल ऑफ रिजर्वेशन के बारे में आर्टिकल 22 जो है वीसीएलटी का कहता है कि रिजर्वेशन मे बी विड्रॉन एट एनी टाइम अनलेस द ट्रीटी प्रोवाइड्स अदरवाइज। कंसेंट ऑफ अदर स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड। इट बिकम्स इफेक्टिव व्हेन नोटिस इज रिसीव्ड। अगर जो है रिजर्वेशन किसी भी जो है कंडीशन के ऊपर किसी स्टेट की तरफ से आती है तो वो विड्रा भी की जा सकती है, लेकिन वो स्टेट खुद विड्रा कर सकता है। उसके लिए उसको दूसरी किसी स्टेट की इजाजत की जरूरत नहीं है कि वो किसी और से पूछे कि जनाब मैं अपनी ये रिजर्वेशन विड्रॉ कर सकता हूँ या नहीं। उसके लिए वो कोई भी स्टेट सुओ मोटो अपनी जो है उसके पास ये पावर होगी कि वो अपनी जो भी उसकी रिजर्वेशन है वो उसको विड्रॉ कर ले। और उसके अलावा ये कि अगर जो है उसका नोटिस दे दिया गया है तो फिर पहले से ही अगर रिजर्वेशन का नोटिस जो है वो अदर साइड को मिल गया है, दूसरी जो स्टेट्स हैं, तो फिर ये तरीकाकार होगा कि उनको बता करके विड्रॉ की जाएगी। ठीक है। अच्छा, विड्रॉवल ऑफ ऑब्जेक्शंस। एन ऑब्जेक्शन टू रिजर्वेशन में आल्सो बी विड्रॉन इफेक्टिव अपॉन नोटिफिकेशन। और ये क्या होगा कि अगर किसी ने जो है वो किसी स्टेट ने कोई रिजर्वेशन जाहिर की है और उसके ऊपर किसी दूसरी स्टेट ने अगर रिजर्वेशन के ऊपर ऑब्जेक्शंस फाइल किए हैं तो इन सेम मैनर जैसा रिजर्वेशन को विड्रॉ किया जा सकता है, ऑब्जेक्शंस को भी विड्रॉ किया जा सकता है। अच्छा, अब इसमें जो है ना दो चीजें होंगी। अगर रिजर्वेशन विड्रॉ हो जाएगी तो बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर रिजर्वेशन है, उस पे ऑब्जेक्शन था और वो विड्रॉ हो जाएगा तो उसका लीगल इफेक्ट ये होगा, फिर वो रिजर्वेशन जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगी, यानी पार्ट ऑफ द ट्रीटी उसको मान लिया जाएगा और उसको जो है एज इट इज उसके अंदर शामिल कर लिया जाएगा। तो इसका ये तरीकाकार होगा। ठीक है। और लीगल इफेक्ट ये है कि वंस विदड्रॉन दे द ट्रीटी ऑपरेट फुली बिटवीन द स्टेट्स कंसर्न। क्या होगा कि अगर जैसे ही ऑब्जेक्शन विड्रॉ हो जाता है तो रिजर्वेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, और अगर रिजर्वेशन ही विड्रॉ हो जाएगी तो जैसे प्रीवियसली जो है वो ट्रीटी एग्जिस्ट कर रहा था एज इट इज वो जो है वो इंटैक्ट हो जाएगा। ये इसका जो है इसका लीगल इफेक्ट है। अच्छा, उसके बाद जो प्रोसीजर है उसका जो है इसके अंदर बताया हुआ है बहुत मुख्तसर सा कि उसको प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट किया जाएगा। फाइल करने के लिए फॉर्म फिल किया जाएगा, कम्युनिकेशन होगी स्टेट्स के दरमियान, बताया जाएगा, और कंफर्मेशन आफ्टर सिग्नेचर्स होगी। क्योंकि जो रेक्टिफाइंग जो कंट्रीज हैं वो अगर उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, रेक्टिफाई कर देती हैं तो इशू नहीं होगा, लेकिन अगर उसके ऊपर वो ऑब्जेक्शन फाइल कर देती हैं तो फिर ऑब्जेक्शन उनका रिकॉर्ड पे आ जाएगा। लेकिन अलबत्ता जो रिजर्वेशन फाइल करने वाली स्टेट होगी तो जिस कंडीशन के ऊपर वो रिजर्वेशन फाइल की गई होगी वो उसके खिलाफ इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके अंदर आगे कि एंट्री इनटू फोर्स व्हेन डज ट्रीटी बिकम ऑपरेटिव इन सच अ मैनर एंड अपॉन सच अ डेट एज इट may provide or as negotiating states may agree। अब इसकी इंटेक्टमेंट का जो है किसी भी ट्रीटी के इंटेक्टमेंट का ताल्लुक इस बात से होगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं या जो भी जो है स्टेट्स उस ट्रीटी का हिस्सा हैं, वो जैसे उसके अंदर डिसाइड करेंगी कि इसको कब से प्रोमलगेट करना है, विद कंसेंट वो उसको प्रोमलगेट कर देंगी। As soon as consent to be bound by the treaty has been established for all the negotiating state, तो उसके बाद क्या है प्रोविजन ऑफ इसकी एप्लीकेशन है। अ ट्रीटी और अ पार्ट ऑफ अ ट्रीटी इज अप्लाइड प्रोविजनली पेंडिंग इट्स एंट्री इनटू फोर्स इफ सब क्लास ए द ट्रीटी इटसेल्फ सो प्रोवाइड। अगर तो ट्रीटी के अंदर कोई डेट लिखी हुई है कि भाई अभी फिलहाल जो है इसको पेंडिंग में रखा जाएगा जब तक के सबकी कंसेंट नहीं आ जाती, तो वो ट्रीटी जो है पेंडिंग में रहेगा। अगर उस ट्रीटी के अंदर कोई कंडीशन लिखी है कि फला कंडीशन के फुलफिल होने के बाद इसको जो है वो प्रोमलगेट किया जाएगा तो उसके मुताबिक होगा। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे ही सारी की सारी स्टेट रेटिफाई करेंगी वो ऑटोमेटिकली इंटैक्ट हो जाएगा। द निगोशिएटिंग स्टेट हैव इन सम अदर मैनर सो एग्रीड। या फिर ऐसा भी है कि अगर तो निगोशिएटिंग स्टेट्स या जो पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं, अगर उन्होंने कोई तरीकाकार तय किया है कि जनाब हम इसको प्रोमलगेट करने के लिए एक मीटिंग रखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने डिसाइड किया है, फिर उसके ऊपर जो है वो इकट्ठे मिल करके इसकी डेट डिसाइड करेंगे कब से इसको लागू होना है। तो फिर जो है उसकी लागू होने का वो तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा जो उन्होंने ऑलरेडी आपस में तय किया है। लेकिन अदरवाइज अगर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, कोई आपस में तय किया हुआ नहीं है, कंडीशन नहीं लिखी हुई है, तो फिर जैसे ही रेक्टिफिकेशन हो जाएगी तमाम स्टेट उसको अपने अपने स्टेट्स के अंदर जा करके डिस्कस करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वैसे ही वो प्रोमulgate हो जाएगा। अच्छा, ऑब्जर्वेंस
ऑफ ट्रिटीज आर्टिकल 26 जो है वो प्रोवाइड करता है पेक्टा सन्ट सर्वेंडा, यानी एवरी ट्रिटी इज इन फोर्स इज बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज, सो इट एंड मस्ट बी परफॉर्म बाय देम इन गुड फेथ। और आर्टिकल 27 कहता है कि इंटरनल लॉ एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ ट्रिटी, क्या होता है कि कुछ ट्रिटीज के अंदर ये लिखा हुआ होता है कि आपके मुल्क में जो फला कानून है। मिसाल के तौर पे अगर हमने किसी की इमिग्रेशन के ऊपर या किसी को पासपोर्ट देने पे कोई किसी किस्म की पाबंदी लगा रखी है, फिर हमने उस मुल्क के साथ ट्रीटी कर लिया है, तो फिर जो है हमें क्या करना होगा, अपना जो लोकल लॉ है, जो हमने कानून पहले बनाया हुआ था, उसको हमें अमेंड करना पड़ेगा। इन सेम मैनर अगर जो है आपके ट्रिटीज के अंदर किसी बात के ऊपर आपका एग्रीमेंट हो जाता है, आप रेक्टिफाई कर देते हैं, तो उसको आपके अपने लोकल लॉज के अंदर उसको एब्जॉर्ब करना होगा। A party may not invoke the provisions of internal law as justification for its failure to perform the activity. This rule is without prejudice to Article 46। अब आर्टिकल 46 जो है वीसीएलटी का कहता है कि अगर आपने कोई ट्रीटी किया है और आपका मुल्क का कानून उसके अगेंस्ट में है, तो आपको उसको अमेंड करना होगा, मुल्क के कानून को। ना कि आप जो है वो ये एक जस्टिफिकेशन लेकर के आ जाएंगे कि जनाब हमारे मुल्क में क्योंकि ये कानून इसके अगेंस्ट में है तो लिहाजा हम इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते। ऐसा कोई भी ट्रीटी फिर आपको रेक्टिफाई करना ही नहीं है। अगर आपको रेक्टिफाई करना है किसी ट्रीटी को और आपने उसका पार्ट बनना है, तो सबसे पहले आपके मुल्क के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपको उस कानून को एब्जॉर्ब करना होगा, अपने लोकल लॉज को अमेंड करना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू दैट लॉज को जो है चेंज करना पड़ेगा। आर्टिकल 28 कहता है कि रेट्रोएक्टिव ऑफ ट्रीटीज। अच्छा जी, unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, its provisions do not bind a party in relation to any act or fact which took place or any situation which ceased to exist before the date of the entry into force of the treaty with respect so to that party। अब इसके अंदर देखें, ये रेट्रोएक्टिव या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किसी भी कानून का वैसे होता नहीं है अमूमन। लेकिन एक और मसला ये है कि अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जिसको रेट्रोएक्टिव जो है इफेक्ट दिया जा रहा है, उसके अंदर ये शर्त रखी जा रही है कि ये पिछले कानून पिछले केसेस के ऊपर हमने इसको अप्लाई करना है, तो फिर वो रेट्रोएक्टिवली उसको इफेक्टिवली जो है अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन उसके अंदर यह है कि सारे जो रेक्टिफाइंग स्टेट्स हैं वो भी एग्री हों, तो उसका रेट्रोएक्टिव जो है इफेक्ट होगा। अदरवाइज नॉर्मली किसी भी कानून का ना ना नेशनल लेवल पर, म्यूनिसिपल लेवल पर और ना ही इंटरनेशनल लेवल पर कोई रेट्रोएक्टिव एस्पेक्ट जो है वो इफेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर आज की तारीख से अगर कोई जो है वो ट्रिटी जो है प्रोमुलगेट हुआ है या कम इनटू फोर्स हुआ है या आज की तारीख में कोई कानून बना है, तो अगर कोई जुर्म कल हुआ है और कल की तारीख में हुआ है, कल वो कानून मौजूद नहीं था, तो आज का कानून कल वाले जो है जुर्म के ऊपर अप्लाई नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो लॉ ऑफ नेचर है, जो नेचुरल लॉ है, उसके तहत किसी भी लॉ का जो है वो रेट्रोएक्टिव जो है इफेक्ट होता नहीं है। रेट्रोएक्टिव इफेक्ट सिर्फ उस वक्त होता है जब उस कानून के अंदर ये खास तौर पर कोई कंडीशन जो है ऐड कर ली जाती है। अच्छा, आर्टिकल 29 कहता है टेरिटोरियल स्कोप ऑफ ट्रीटी अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम अ ट्रीटी और इज अदरवाइज एस्टेब्लिश अ ट्रीटी इज बाइंडिंग अपॉन ईच पार्टी इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स एंटायर ट्रीटी। यानी अगर कोई किसी किस्म का कोई ट्रीटी के अंदर, मिसाल के तौर पर अगर हम मिसाल के जैसे अभी आजकल साइबर जो है वो क्राइम हो रहे हैं, उसके लिए जो है वो तमाम जिस जो इंटरनेशनल कॉपरेशन की जरूरत जो पड़ती है, उसके लिए एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी होना जरूरी है। अगर आपकी किसी मुल्क के साथ एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी नहीं है, तो वो मुल्क पाबंद नहीं है कि आपको जो है वो मुजरिम पकड़ कर देगा। और मुजरिम अगर पकड़ के देने का एक दफा जो है वो एग्री हो गया है, मिसाल के तौर पर अगर जो है वो किसी भी स्टेट ने कोई ऐसा जो है ट्रीटी साइन कर दिया जिसके अंदर जो है वो लिखा हुआ है कि जनाब जो हमारे मुल्क के अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा हमारे पास कोई अगर आपका जो है वो आएगा ऑफेंडर, तो हम उसको एक्स्ट्रा डाइट करके पकड़ कर आपके हवाले करेंगे। तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि वो मुजरिम क्योंकि पंजाब के अंदर है तो हम नहीं पकड़ सकते, या वो बलूचिस्तान चला गया तो अब हमारे हाथ से बाहर हो गया। तो फिर आपके एंटायर ट्रीटी के ऊपर, आपके एंटायर जो टेरिटरी है मुल्क की, उसके ऊपर उसकी जो है एप्लीकेशन होगी। फिर आप किसी भी एक इलाके को उसमें से एग्जाम नहीं कर सकते। आर्टिकल 30 कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव ट्रीटीज रिलेटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट मैटर। अब
इसके अंदर फर्दर ये है कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के मुतालिक जो है डिसीजन हुआ है, तो सक्सेसिवली यानी आने वाले टाइम में भी उसको सेम एज एज इट इज जो है अप्लाई किया जाता रहेगा। आर्टिकल 31 जो वीसीएलटी का है वो प्रोवाइड करता है कि जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या होंगे जब कोई भी ट्रीटी बनाया जाएगा। अ ट्रीटी शैल बी इंटरप्रेटेड इन गुड फेथ in accordance with the ordinary meaning to be given to the term of the treaty in their context and in the light of its object and purposes। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई ट्रीटी है उसमें कोई लैंग्वेज यूज की गई है, जो लफ्ज उसमें लिखे गए हैं उसके जो आम तौर पर मायने समझे जाते हैं वही मायने अप्लाई किए जाएंगे। उसको अगर कोई खास उसके अंदर अगर कोई मीनिंग देनी मतलूब होगी या ऐसा कोई मकसद होगा, तो फिर उसकी जो है वो उसकी मीनिंग अलग से उसी सेम ट्रीटी के अंदर प्रोवाइड की जाएगी, या जिसे हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी कहते हैं। आप देखें जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक स्टार्ट के अंदर जो है डेफिनेशंस होती हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन क्लॉज होती है कि इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर इस लफ्ज का क्या मायने होंगे। अगर ऐसी बात है तो उसके अंदर मायने बताए जाएंगे, नहीं तो अदरवाइज जो उस वर्ड के मीनिंग कॉमनली लिए जाते हैं उन्हीं उनको वैसे ही इंटरप्रेट किया जाएगा। अच्छा, secondly, the context for the purpose of interpretation of a treaty shall comprise in addition to text including in preamble and annexes। अब देखिए वो कह रहे हैं कि अगर जो है वो ट्रीटी के अंदर कोई इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत है किसी वर्ड की, तो इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड की जाएगी, या तो एनेक्सचर के साथ जो है वो इंटरप्रिटेशन मौजूद होगी, या उसके टेक्स्ट के अंदर ही जो है उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। or any agreement relating to the treaty which made between all the parties in connection with the conclusion of the treaty, या फिर any instrument with which was made by one or more parties in connection with the conclusion of the treaty and accepted by other parties as an instrument related to the treaty। यानी इन तमाम केसेस में जहां पर किसी एक पार्टी ने बनाया मिलकर बनाया गया है, तमाम केसेस के अंदर ये होगा कि इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड की जाएगी उसके अंदर। और थर्डली कहता है कि देयर शैल बी टेकन इनटू अकाउंट टुगेदर विद द कॉन्टेक्स्ट। जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की जा रही होगी उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसकी मीनिंग ली जाएगी। अगर समंदर के बारे में बात की जा रही है तो उसके अंदर जो बात की जा रही है उसको उसी पर्सपेक्टिव में लिया जाएगा कि ये समंदर से रिलेटेड जो है वो कंडीशंस तय की जा रही हैं। जैसे हम जो है मैरी मैरी जो है वो मैरी टाइम जो अगर हम लॉज बना रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जो लॉ ऑफ सीज है, तो उसके अंदर ये नहीं होगा कि बॉर्डर के जो ड्राई बॉर्डर है या ड्राई लैंड है उस पर भी इस तरह की चीजें होंगी, उसके बारे में बात नहीं की जाएगी। जिस कॉन्टेक्स्ट के बारे में वो ट्रीटी पर्टिकुलरली बनाया जाएगा या जिस सब्जेक्ट मैटर के बारे में बनाया जा रहा होगा, तो बात भी उसी के मुतालिक जो है कंडीशंस भी उसी के मुतालिक ही तय की जाएंगी। सब क्लास ए में कहता है एनी सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रीटी और द एप्लीकेशन ऑफ इट्स प्रोविजन, एनी सब्सिक्वेंट प्रैक्टिस in the application of the treaty which establish the agreement of the parties regarding its interpretation, any relevant rules or international law applicable in the relation between the parties। तीनों सूरतों के अंदर अगर तो पार्टीज कोई सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट कर रही हैं या उसके साथ कोई किसी किस्म की सब्सिक्वेंट प्रैक्टिस मुलविस इन्वॉल्व है, या किसी किस्म की जो है वो इंटरनेशनल जो है कानून की एप्लीकेबिलिटी की बात आएगी, तो कॉन्टेक्स्ट वही सेम रहेगा जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो ट्रीटी साइन किया गया था या बनाया गया था। जो उसका बैकग्राउंड के अंदर जो मामला था उसी के मुतालिक जो है उसके अंदर बात की जाएगी। Number four, a special meaning shall be given to a term if it is established that the party so intended। अब इसके अंदर ये है कि अगर कोई स्पेशल मीनिंग देने की जो है जरूरत है या सारी पार्टी चाहती हैं कि किसी खास वर्ड को यूज किया जाए, उसके कोई खास मायने रखे जाएं, जैसा कि 1945 से पहले जेनोसाइड का वर्ड जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था इंटरनेशनल लॉ के अंदर, फिर उसको ऐड किया गया, तो उसकी डेफिनेशन ऐड की गई, और फिर कहा गया कि जनाब इस वर्ड को जहां भी इस्तेमाल किया जाएगा उसके ये मीनिंग होंगे और ये इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो सकता है। उसकी बाकायदा जो है वो मीनिंग उसकी डेफिनेशन हर चीज प्रोवाइड की गई थी। इसी तरीके से अगर कोई नया वर्ड इंट्रोड्यूस कराना है या किसी नई चीज को इंट्रोड्यूस कराना होगा, तो उसकी इंटरप्रिटेशन भी फिर बतानी पड़ेगी। सप्लीमेंट्री मीन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, recourse may be had to supplementary means of interpretation including the preparatory work of the treaty and the circumstances of its conclusion in order to confirm the meaning resulting from the application of Article 31
टू डिटरमिन द मीनिंग व्हेन इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 देखे ना, ये कह रहा है कि कोई भी चीज एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए। सब क्लास ए है, इसके अंदर देखें बता रहा है कि लीव मीनिंग एम्बिगुअस और ऑब्सक्योर, यानी कोई भी ऐसा जो है लफ्ज नहीं होगा जिसको एक्सप्लेन ना किया है, जो मतलब डिफरेंट हो और उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं की गई, या लीड्स टू रिजल्ट विद द मैनिफेस्टली एब्सर्ड और अनरीजनेबल, यानी या तो वो बिल्कुल सूटेबल नहीं है एक पर्टिकुलर मीनिंग के उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट में, या वो वर्ड जो है वहां पर जहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी जो है वहां पर मीनिंग वो क्लियर नहीं हो पा रही। तो इस तरह के कोई भी वर्ड यूज नहीं किए जाएंगे। जो भी ड्राफ्टिंग होगी, जाहिर सी बात है ड्राफ्टिंग का भी एक प्रोसीजर है पूरा, सारे के सारे मिलकर ड्राफ्ट करेंगे, उसका टेक्स्ट जो है वो शेयर भी किया जाएगा, बाद में उसके ऊपर डिस्कशंस भी होंगी। तो इसलिए किसी किस्म की कोई भी ऐसी शिक नहीं रखी जाएगी, ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जो बाद में फिर किसी की समझ ही नहीं आए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, बाइंडिंग किन के ऊपर होगा ये, कोई भी ट्रीटी जो है बाइंडिंग उनके ऊपर होगी जो उसका पार्ट होंगे उस ट्रीटी का, और उसके अलावा जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो है इंटरनेशनल लॉ कहता है कि जनाब जो लोग उसके पार्ट जो स्टेट्स उस ट्रीटी का पार्टी बनेंगे उसके अंदर और उसको रेक्टिफाई करेंगे, उनके ऊपर वो ट्रीटीज बाइंडिंग नेचर के होंगे। और अब आ जाती है इनवैलिडिटी, टर्मिनेशन और सस्पेंशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ट्रीटीज। अब ये तीन अलग अलग चीजें हैं। इनवैलिडिटी का मतलब ये है कि जो ट्रीटी किया गया है उसमें कोई ऐसी बात आ जाती है जो कि वैलिड नहीं है, या टर्मिनेशन का मतलब पार्टीज उसको खत्म करना चाह रही हैं, उसको टर्मिनेट कर रही हैं पार्टीज की तरफ से, उसको खत्म किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। तो ये चीज जो है वो सस्पेंशन जो है टेम्पररी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है, लेकिन टर्मिनेशन जो होगी वो परमानेंट होगी। वो आर्टिकल 46 प्रोवाइड करता है कि आर्टिकल 46 प्रोविजन ऑफ इंटरनल लॉ रिगार्डिंग कॉम्पिटेंस टू कंक्लूड द ट्रीटी। सब क्लास ए says a state may not invoke the fact that its consent to be bound by the treaty has been expressed in violation of a provision of its internal law regarding competence to conclude treaties as invalidating its consent, unless that violation was manifest and concerned a rule of its internal law of fundamental importance। अब अगर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऐसा ट्रीटी साइन हो जाता है जिसके अंदर जो है वो स्टेट पार्टी होती है, लेकिन जो उसका इंटरनल कानून है वो ऐसा है कि मैनिफेस्ट की शक्ल, यानी मैनिफेस्ट की जो हैसियत रखता है। अब मैनिफेस्ट की हैसियत कैसे रखता है, देखिए मिसाल के तौर पर अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क के अंदर जो है वो इस्लामिक कवानीन को हम वायलेट नहीं कर सकते। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि कोई स्टेट किसी भी ट्रीटी का पार्ट तो बन जाता है फॉर द टाइम बिंग, और उसको रेक्टिफाई भी करता है, चलें जी ठीक है हम इसका पार्ट हैं, लेकिन हम उसको इंटरनली एब्जॉर्ब इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम उसको इंटरनली एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे अपने ही कवानीन को इनवैलिडेट कर देगा, या फिर हमारे जो इंटरनल लॉज जिसके वो वायलेशन के अंदर है कानून, वो उनकी हैसियत एक मैनिफेस्ट जैसी है। जैसे मिसाल के तौर पर ट्रांसजेंडर वाला लॉ आपको याद होगा कि प्रोमलगेट किया गया था पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो ह्यूमन एक जो ह्यूमन राइट्स वाला जो कानून है उसके अंदर हमने उसके रेक्टिफायर भी हैं, उसका पार्ट भी हैं। अब ये इन्होंने एक नया जो है वो लिया था स्टांस इंटरनेशनल लेवल पर कि जनाब ये इनके खिलाफ जो है जो कवानीन है जो ये है इसको खत्म किया जाए। ट्रांसजेंडर की जो डेफिनेशन बताई गई थी उसके अंदर, वो हमारे पास इस्लामिक लॉ के साथ बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन के अंदर थी। अब इन्होंने जब ये कानून बनाने की कोशिश की हमारे जो है मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर, तो क्या हुआ कि वो जो है जाहिर सी बात है वो कानून क्लैश में आ रहा था इस्लामिक लॉ के साथ। और पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो हमारे स्टेट जो है रिलीजन हमने इस ऑन द स्टेट लेवल पे हमने डिक्लेयर किया हुआ है कि इस्लाम है। और उसके अलावा हमारी जो जो उसके अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है कि हम ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जो हमारे इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट में हो या इस्लामिक लॉ के साथ कंट्राडिक्शन के अंदर हो। तो इसलिए हमें अल्टीमेटली क्या करना पड़ा था कि उसको सस्पेंड करना पड़ा, उस कानून को खत्म करना पड़ा था। तो इस तरह का कोई अगर ट्रीटी साइन हो जाता किसी मुल्क की तरफ से, तो उसकी जो उसके ऊपर जो उसकी बाइंडिंग नेचर है या जो उसकी रेक्टिफिकेशन है वो ऑटोमेटिकली जो है एक तरह से यूं समझ लें कि वो सस्पेंड हो जाती है अगर वो उसको अपने मुल्क के अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर लेते उस चीज को। लेकिन अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें
तो ह्यूमन राइट्स के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो सारे के सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो ये जो स्पेशल एक चीज लेकर के आई गई थी उसको अगर हमने टर्मिनेट भी कर दिया है तब भी हम ह्यूमन राइट्स के जो है रेक्टिफायर अभी भी रहेंगे, और वो हमें उसका पार्ट होने से वो है उसको खत्म नहीं करेगा इस चीज को। या टू में कहता है a violation is a manifest if it would be objectively evident to any state conducting itself in the matter in accordance with the normal practices and in good faith। अगर जो है मिसाल के तौर पर उसकी जो जो उसके अपने कवानीन हैं, अगर उसके अंदर जो है उस प्रैक्टिस को नॉर्मली अडॉप्ट किया जा सकता है गुड फेथ के अंदर, तो उसको बिल्कुल अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब फर्दर आगे चलते हैं, इसको आज इस टॉपिक को जैसे भी कंप्लीट करना है। अब इसमें आ गया ग्राउंड्स एरर फ्रॉड। अब कौन कौन से ये ग्राउंड्स जो है कौन कौन से हैं जिसके ऊपर कोई भी ट्रीटी टर्मिनेट किया जा सकता है, या जिन ग्राउंड्स के ऊपर ट्रीटी की जो लीगल वैल्यू है या इनवैलिडेट किया जा सकता है। अगर तो उसकी जो है वो जो उसके अंदर वर्ड्स लिखे गए हैं या जो उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई है उसके अंदर कोई एरर है, या उसमें फ्रॉडुलेंटली जो है कोई चीज जाहिर की गई है, एक्चुअल वो चीज मौजूद नहीं है, या इन केस ऑफ करप्शन और रिजर्व और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, यानी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेट के उनकी तरफ से अगर फंड्स जो है वो खा लिए जाते हैं, आगे से काम नहीं किया जाता या कोई करप्शन की जाती है, उसकी बुनियाद पर भी जो है इनवैलिड उसको जो है टर्मिनेट कर सकती है दूसरी स्टेट अगर चाहे तो। या कोर्जन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, या फिर कोर्जन ऑफ अ स्टेट बाय थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स, या फिर ऐसा हो जाता है कि जो उसमें स्टेट पार्टी है उसकी तरफ से किसी किस्म की मजबूरी का इजहार किया जाता है कि जनाब हमारे पास जो है वो, या फिर ऐसा है कि दूसरी स्टेट को थ्रेट किया जाता है, जो दोनों दो स्टेट के दरमियान अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है या कोई ट्रीटी साइन हुआ है तो एक स्टेट की तरफ से थ्रेट आ रहे हैं, उसकी तरफ से मजबूर किया जा रहा है, यूज ऑफ फोर्स किया जा रहा है किसी चीज को जो है किसी काम को करने के लिए, तब भी वो उस ट्रीटी को टर्मिनेट किया जा सकता है। आर्टिकल 53 जो है वो कहता है कि कंफ्लिक्टिंग विद टेम्पर preemptory norms of general international law just cogents, a treaty is void। just cogents का मतलब है अकॉर्डिंग टू लॉ, या जो एक हमारे पास जिसको हम ग्रैंड नॉर्म भी कहते हैं। नॉर्म का मतलब होता है जो चीज़ इन प्रैक्टिस है और काफी टाइम से चली आ रही होती है, उसको नॉर्म कहा जाता है, या फिर उसको प्रैक्टिस भी हम कहते हैं। अ ट्रीटी इज वाइड इफ एट द टाइम ऑफ at the time of its conclusion, it conflicts with the preemptory norms of the general international law for the purpose of present convention. A preemptory norm of the general international law is a norm accepted and recognized by the international community of a state as whole as a norm from which no derogation is permitted, and which can be modified only by the subsequent norm of a general international law having same character। यानी अगर कोई ऐसी ऐसी ट्रीटी साइन होती है जिसका जो बिल्कुल ही इंटरनेशनल कवानीन जो कि एक्सेप्टेड हैं, जनरली एक्सेप्टेड हैं, जो कि प्रीएम्प्टरी नॉर्म के तौर पर लिए जाते हैं, यानी काफी टाइम से वो प्रैक्टिस हो रहे हैं और उसके ऊपर कभी भी कोई एतराज नहीं आया और उसको चेंज नहीं किया जा सकता, या जिसको हम कहते हैं कि जनरल इंटरनेशनल लॉ के का वो पार्ट है, और उसको अगर चेंज करना पड़े तो फिर सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एग्री होना पड़ेगा उस बात के ऊपर। अच्छा, अब आ जाती है टर्मिनेशन एंड सस्पेंशन। अंडर इट्स प्रोविजन और बाय कंसेंट द पार्टीज, अगर जो है पार्टीज खुद चाहती हैं, दोनों पार्टीज एग्रीड हैं कि जनाब हमें जो है इस ट्रीटी को आगे लेके नहीं चलना और इसको खत्म करना है, तो बाय कंसेंट खत्म किया जा सकता है। उसके अलावा रिडक्शन ऑफ द पार्टीज टू मल्टीलैटरल ट्रीटी बिलो द नंबर नेसेसरी फॉर इट्स एंट्री इनटू फोर्स। अगर तो बहुत सारी स्टेट्स ने मिलके एक कानून बनाने की कोशिश की थी, फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि आखिर में नंबर्स जो थे वो कम हो गए, यानी जितने नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड थे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई कानून समुद्री इलाकों के लिए बनाया गया है और समुद्री इलाकों में रहने वाले जो स्टेट्स हैं उनकी मेजॉरिटी जो है वो उसका हिस्सा नहीं बनेगी, तो ऑब्वियसली वो कानून जो है वो उसको प्रोमुलगेट नहीं किया जा सकेगा। ऐसी सूरत में भी उसको टर्मिनेट किया जा सकता है।
और ट्रीटी इम्प्लाइड बाय कंक्लूजन ऑफ अ लेटर ट्रीटी, या फिर ऐसा है कि एक ट्रीटी किया गया फिर उसके बाद उसी की जो है कंटिन्यूएशन में कोई दूसरा ट्रीटी बना लिया गया और पिछले वाले को टर्मिनेट कर दिया गया। तो ऐसा भी मुमकिन है कि एक पहले जैसे मिसाल के तौर पर कभी कभी हम सेल एग्रीमेंट करते हैं, पहले हम उसके अंदर एडवांस पेमेंट करते हैं, फिर उसकी कंटिन्यूएशन में एडवांस पेमेंट की कंटिन्यूएशन में फर्दर पेमेंट करते हैं, फिर कब्जा लेते हैं। तो प्रीवियस जो हमारा एग्रीमेंट होता है वो इफेक्टिव नहीं रहता, आगे वाले जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं वो इफेक्टिव हो जाते हैं। फिर जब रजिस्ट्री करा लेते हैं तो रजिस्ट्री इफेक्टिव हो जाती है। इन सेम मैनर अगर कंटिन्यूएशन में और कंक्लूजन में दूसरा कोई और ट्रीटी बन जाता है तो प्रीवियस ट्रीटी को टर्मिनेट किया जा सकता है। या फिर उसके अंदर अगर मटेरियल ब्रीच हो जाता है, रेपुडिएशन of the treaty not sanctioned by the present convention or be violation of a provision essential to accomplishment of the object or purpose of the treaty। अगर तो मिसाल के तौर पर कोई ग्रॉस वायलेशन हो जाती है, कोई मटेरियल ब्रीच हो जाता है किसी ट्रीटी का, और उसका जो बनाने का या उसको जो साइन करने का पर्पस है वो पूरा का पूरा जो है वो विशिएट हो जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में भी उस ट्रीटी को टर्मिनेट किया जा सकता है। अच्छा जनाब, आगे क्या है? हमारी क्लास जो है वो खत्म होने वाली है तकरीबन। सीआर आप हाजिरी ले लें, अभी क्लास के अंदर हमारे पास मौजूद हैं स्टूडेंट तकरीबन कितने हैं भाई? हाँ, 24 स्टूडेंट्स हैं। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मिसाल के तौर पर हमने कोई जो है ट्रीटी किया है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के बारे में, और वही सब्जेक्ट मैटर जो है किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है या वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अब क्या हो गया कि हमारी जो ट्रीटी थी उसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया। परमानेंट डिसअपियरेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इंडिस्पेंसिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रीटी, तो ऐसी सूरत हाल में भी वो ट्रीटी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट समझा जाएगा। या फंडामेंटल चेंजेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस occurred with the regard to those existing at the time of the conclusion of a treaty and which was not foreseen by the parties। अब मिसाल के तौर पर जैसे अभी फिलहाल हमारे पास एक हालात चल रहे हैं, जंग चल रही है ईरान की और इसराइल के दरमियान, अमेरिका के दरमियान। अब ये एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है। अच्छा, पहले जो ट्रीटी साइन हुई हुई थी कि जनाब हम आपसे जो है पेट्रोल देंगे, और ये किसी के साथ पेट्रोल लेने और देने का मामला हुआ हुआ था, तो अब क्योंकि जो है हालात तब्दील हो गए, तो वो जो प्रीवियस ट्रीटीज थे उनको इम्प्लीमेंट करना नामुमकिन हो गया है। अगर कोई फंडामेंटल चेंजेस हो जाती हैं, सर्कमस्टेंसेस या हालात बिल्कुल ही बदल जाते हैं, तो तब भी उस ट्रीटीज को टर्मिनेट समझा जाता है जो कि प्रीवियसली किसी और सर्कमस्टेंसेस के अंदर किए गए होते हैं। अच्छा, सीवरेंस ऑफ डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिलेशन, Article 64, emergence of a new preemptory norm of general international law just cogents if a new preemptory norm of a general international law emerges, any existing treaty which is in conflict with that norm becomes void and terminates। यानी अगर कोई जनरल जो प्रिंसिपल काफी टाइम से प्रिएम्पटरी नॉर्म के तौर पर जो है, जैसे मिसाल के तौर पर जस्ट कोजेंस वाला है, इसके अगर अगेंस्ट के अंदर जो जस्ट कोजेंस का मतलब ये है कि जो भी काम किया जाएगा कानून के दायरे में रहकर किया जाएगा, उसके अंदर इंसाफ को मद्देनजर रखा जाएगा। इसकी अगेंस्ट में अगर कोई ऐसा ट्रीटी बन जाता है जो कि जनरल जो प्रिएम्पटरी नॉर्म्स हैं उनको बिल्कुल ही कंट्राडिक्ट कर रहा होगा, तो वो भी टर्मिनेट समझा जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर जो है फिलिपाइन प्रैक्टिस की एक हमारे समझ लें ये एक वो है केस स्टडी है। हु हैज द पावर टू एंटर इनटू द ट्रीटीज, ये जो आ, यूं समझ लें कि आपके लिए ये सवाल है कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बेसिस क्या होती हैं किसी भी ट्रीटी में जाने, एंटर इनटू इंटरनेशनल ट्रीटीज, और उसके अंदर लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है, जुडिशियल डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है, क्योंकि जब हमारा मुल्क कोई भी ट्रीटी करने जा रहा होता है तो उसको इन तमाम जो है अपने ऑर्गन्स को कॉन्फिडेंस में लेना ही पड़ता है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए जो है केस स्टडी या प्रैक्टिस की बात है, आप लोग जो है वो इसको पढ़िएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? सबके क्लियर हुआ कि नहीं ये बता दें आप। जी मैडम क्लियर है। अच्छा, आज हमारा ये फुल टॉपिक क्लियर। यस मैडम क्लियर है। चलें ठीक है। ये